SN2 रिएक्शन बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना, बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो ध्यान देना, एक केमिकल रिएक्शन ये ली RCl प्लस न्यूक्लियोफाइल और यहाँ पर बन गया प्रोडक्ट जैसे न्यूक्लियोफाइल R, और मान लिया कि रिएक्शन SN2 है, यहाँ पर Cl माइनस, ये रिएक्शन मान लिया SN2 है। तो इस रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होगी, देखिए इस रिएक्शन की मैकेनिज्म होगी यहाँ पर, देखो ध्यान देना, सबसे पहले RCl प्लस न्यूक्लियोफाइल इसके बैक साइड से अटैक करेगा, ठीक है ना, ये बॉन्ड यहाँ से टूटने लगेगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, यहाँ पर बॉन्ड बनने लगेगा और यहाँ का बॉन्ड टूटने लगेगा। तो ये पार्शियल नेगेटिव, ये हो गया Cl पर पार्शियल नेगेटिव, ये ट्रांजिशन स्टेट, समझ में आ रहा है ना। इसके बाद यहाँ पर ये बनेगा, देखो ये बॉन्ड कंप्लीट टूट जाएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये Cl माइनस और ये प्रोडक्ट बन जाएगा, देखो न्यूक्लियोफाइल और R, ठीक है ना, ये पास्ट स्टेप, जबकि ये कौन सा है, स्लो स्टेप। देखो स्लो स्टेप में न्यूक्लियोफाइल एंड सबस्ट्रेट दोनों इन्वॉल्व हो रहा है ना, इसका मतलब सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स हो गया। तो देखो रेट इक्वल के, यहाँ पर RCl और न्यूक्लियोफाइल, देखो फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। किसी को का डाउट है क्या तक नहीं ना, तो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करेंगे। देखो इसकी रेट न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन एंड नेचर पर डिपेंड करेगी नहीं करेगी ना, जबकि फर्स्ट ऑर्डर जो SN1 रिएक्शन है उसके रेट न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन एंड नेचर पर डिपेंड नहीं करते थे। तो देख यहाँ पर लिख सकते हैं, सो रेट ऑफ SN2 रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन एंड नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। रेट ऑफ SN2 रिएक्शन इज आल्सो डिपेंड्स ऑन, ऐसे कर लो, इज आल्सो डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन एंड नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना, मतलब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल के नेचर और कंसंट्रेशन पे भी रेट डिपेंड करेगी। भाई इस पे तो करेगी ही सही, क्योंकि तीन वाला हो रहा है ना, इसके साथ साथ इस पे भी डिपेंड करेगा। जबकि SN1 रिएक्शन के रेट केवल सबस्ट्रेट के नेचर पर डिपेंड कर रही थी, न्यूक्लियोफाइल के नेचर एंड कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती थी। समझ में आ रहा है, ये तो नॉर्मल केस हो गया। अब अपन बात करते हैं कि SN2 रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री किस प्रकार से, ठीक है ना। तो देखो स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN2 रिएक्शन, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN2 रिएक्शन, ठीक है ना। देखो यहाँ पर क्या होता है, देखो समझना, ठीक है ना। देखो ध्यान देना, जैसे यहाँ पर अपन ले R1, देखो ये Cl R2 R3, ये रिएक्शन मान लो कि SN2 रिएक्शन है, तो यहाँ पर ऐसा होगा, ये स्लो स्टेप या फिर मैं कह दो RDS, ठीक है ना। यहाँ पर देखो न्यूक्लियोफाइल का अटैक बैक साइड से होगा, जो लिविंग ग्रुप है ना उसके पीछे की ओर से होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, लिविंग ग्रुप का निकलना और न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना, दोनों प्रोसेस साथ साथ होंगे। तो बॉन्ड का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, बॉन्ड का टूटना भी स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये होगा, देखो R1 देखो R2 और R3 समझे, वेज पर R2 है, डैश पर R3 है। देखो इधर बॉन्ड बनने लग जाएगा, ये पार्ट तो ट्राइगोनल प्लेनर, देखो SN1 रिएक्शन में भी यही पार्ट ट्राइगोनल प्लेनर था और SN2 में भी वही पार्ट ट्राइगोनल प्लेनर होता है। अब यहाँ पर क्या होगा कि SN1 रिएक्शन में तो क्या न्यूक्लियोफाइल का स्लो स्टेप में कोई इंपॉर्टेंस नहीं था, स्लो स्टेप में इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा था, जबकि यहाँ पर तो बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा ना। तो देखो ये न्यूक्लियोफाइल का यहाँ पर बॉन्ड बनने लग जाएगा, ये पार्शियल नेगेटिव, और इसी तरह से बॉन्ड टूटने लग जाएगा तो इस पर भी क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल नेगेटिव Cl माइनस। तो देखो ध्यान देना, यहाँ पार्शियल नेगेटिव सॉरी, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो ध्यान देना, ये तो ट्राइगोनल प्लेनर और इस प्लेन के परपेंडिकुलर ये दोनों कहां पर है, प्लेन के परपेंडिकुलर,
तो मतलब इसमें हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 है। SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बन रहा था, हाइब्रिडाइजेशन वहां पर भी sp2 ही है। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से ये जो पार्ट है ना ट्राइगोनल प्लेनर होता है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि इस प्लेन के ऊपर और नीचे की तरफ ये, इसलिए इस ट्राइगोनल प्लेनर पार्ट के ऊपर की तरफ एक पिरामिड बन गया, नीचे की तरफ एक पिरामिड बन गया, तो इसको बोलेंगे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन शेप इसकी कौन सी होती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो देखो यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन, शेप ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, बाइपिरामिडल। देखो ये जो ट्रांजिशन स्टेट होती है पेंटा कोऑर्डिनेटेड होती है। देखो 3 तो ये रहे और 2 ये रहे, तो कौन से, पेंटा कोऑर्डिनेटेड। तो यहां पर लिखना ये भी, देखो पेंटा कोऑर्डिनेटेड, देखो पेंटा कोऑर्डिनेटेड, पेंटा कोऑर्डिनेटेड। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, कोई डाउट है क्या, नहीं ना। फाइनली क्या होगा, देखो ये Cl माइनस, ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा और यहाँ का बॉन्ड कंप्लीट बन जाएगा ना। तो देखो ये होगा R1, यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल देखो वेज पर क्या है R2, डैश पर क्या है R3, वेज पर R2 और डैश पर R3, ये होगा। देखो इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, जिधर से बॉन्ड टूटा है ना उसके अपोजिट साइड में बॉन्ड बनेगा। तो ये हो गया इन्वर्जन, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है यहाँ तक, कोई डाउट है क्या, नहीं है ना। तो SN2 रिएक्शन के दौरान इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन होता है, जबकि SN1 में रेसिमाइजेशन होता है। हालांकि इन्वर्जन ही डोमिनेंट होता है वहां पर भी, 100% रेसिमाइजेशन नहीं होता। समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट है क्या, नहीं ना, करो देखो नोट यहाँ तक हो गया ना, कर लिया सबने। हाँ, किसी को कोई डाउट है क्या तक, नहीं ना, समझ में आ गया होगा। तो SN2 रिएक्शन में क्या करना है और SN1 में क्या करना है। देखो अभी केवल अपन को ज़्यादा बात नहीं करनी, अपन पढ़ेंगे काफ़ी डिटेल में। अभी केवल अपन को स्टीरियो के बारे में थोड़ा सा देखना था इसमें, कि स्टीरियो SN2 रिएक्शन में किस प्रकार से काम करती है। समझ में आ रहा है नहीं यहाँ तक, कोई डाउट तो नहीं है ना। अब देखो ध्यान देना, SN2 रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट बनते हैं, जबकि SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है। देखो आप हेडिंग डालना, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो फर्स्ट पॉइंट देखो कंसंट्रेशन एंड नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। देखो कंसंट्रेशन एंड नेचर की बात करें तो SN1 रिएक्शन पे तो कोई इफेक्ट होगा ही नहीं, केवल SN2 रिएक्शन पर होगा, ठीक है ना। तो देखो इसमें SN1 रिएक्शन, यहां पर तो अपन बोल देते हैं नो इफेक्ट, इस पर तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। B SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन की बात करेंगे तो भाई क्या होगा, कंसंट्रेशन बढ़ाने के साथ भी रेट बढ़ेगी और न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ने के साथ भी रेट बढ़ेगी। तो देखो कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल ये बढ़ाएंगे तो रेट बढ़ेगी, रेट बढ़ेगी, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगी तो भी रेट बढ़ेगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी ये बढ़ेगी तो भी भाई रेट बढ़ेगी, तो यहाँ पर रेट बढ़ेगी। कोई डाउट है क्या किसी को, नहीं ना, समझ में आ रहा है सबको। देखो पॉइंट नंबर 2, ठीक है ना। देखो नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है ना। देखो ध्यान देना, अगर जो सबस्ट्रेट है भाई यहाँ पर देखो ये एल्किल हैलाइड हो गया, अगर इस एल्किल हैलाइड से बनने वाले ट्रांजिशन स्टेट मोर स्टेबल होती है तो SN2 के चांस बढ़ेंगे, और एल्किल हैलाइड से बनने वाला कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होता है। भाई इसको निकाल दो तो कार्बोकेटाइन बनेगा ना, तो बनने वाला कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होता है तो SN1 के चांस होंगे। समझ में आ रहा है ना। तो देखो ट्रांजिशन स्टेट मोर स्टेबल तब बनती है जब यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो, क्योंकि अगर स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ गया तो ये पार्शियल बॉन्डिंग तो होगी नहीं ना, पार्शियल बॉन्डिंग के चांस ही नहीं होंगे, तो ट्रांजिशन स्टेट
नहीं बनेगी। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं नेचर ऑफ सबस्ट्रेट में, देखो सबस्ट्रेट देखो, अगर सबस्ट्रेट से क्या बनता है, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। अगर सबस्ट्रेट से मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है तो SN1 रिएक्शन के चांस बढ़ेंगे। तो रिएक्शन कौन से होगी, SN1 रिएक्शन। और सबस्ट्रेट से क्या बनता है, मोर स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट। देखो मोर स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट, तो उस कंडीशन में SN2 रिएक्शन के चांस होंगे, SN2 रिएक्शन। ठीक है, मोर स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट मतलब एक्चुअली क्या होता है कि मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, जैसे कार्बोकेटाइन बन गया 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया तो मोर स्टेबल होगा, नहीं होगा। लेकिन 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है तो उस कंडीशन में स्टेरिक एंट्रेंस बहुत ज्यादा है, तो उस कंडीशन में ट्रांजिशन स्टेट के चांस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो कुल मिला के SN2 रिएक्शन के चांस तब ज्यादा होते हैं जब एल्किल ग्रुप छोटा हो, क्योंकि उसमें स्टेरिक एंट्रेंस क्या होगा, फिर कम होगा। कोई डाउट है क्या तक? नहीं है ना? तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अभी अपन को ज्यादा नहीं करना, ये तो अपन काफी डिटेल में करेंगे इनको तो आगे, ठीक है ना? अभी केवल कुछ पॉइंट्स के बारे में यहाँ पर बात कर रहा हूँ। कोई डाउट है क्या? नहीं है ना? देखो नंबर 3 देखो लिविंग ग्रुप एबिलिटी, लिविंग ग्रुप एबिलिटी। देखो ध्यान देना, लिविंग ग्रुप एबिलिटी की बात करें भाई, SN1 रिएक्शन में क्या होता है, देखो RCl, पहले तो ये बनता है कार्बोकेटाइन, ठीक है ना, ये Cl माइनस पहले कार्बोकेटाइन बनता है, फिर कार्बोकेटाइन पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है और R न्यूक्लियोफाइल, ये होता है SN1 में। SN2 रिएक्शन में क्या होता है, SN2 रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट बनता है RCl प्लस न्यूक्लियोफाइल और इस पर अटैक होता है, यहाँ से ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। देखो पार्शियल नेगेटिव, ये ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्रोडक्ट बन जाएगा Cl माइनस और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल R। ये तो देखो चाहे SN1, ये RDS है ना, ये RD और ये भी RDS है। देखो SN1 रिएक्शन के केस में RDS में लिविंग ग्रुप बाहर निकल रहा है भाई, यहाँ पर Cl भी छोड़ो, लिविंग ग्रुप कर दे। लिविंग ग्रुप कोई सा हो सकता है, ये यहाँ पर हमने मान लिया लिविंग ग्रुप कर दिया, ये तो ये हो गया L माइनस और यहाँ पर क्या हो गया, ये यहाँ पर L और यहाँ पर ये L माइनस, ठीक है ना। अब देखो लिविंग ग्रुप की लिविंग ग्रुप एबिलिटी ज्यादा होगी तो ये आसानी से निकलेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। भाई देख कोई से भी ऐसे फैक्टर जो RDS के रेट को बढ़ाते हैं वो कंप्लीट रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करते हैं, सब बता रखा है पहले, ठीक है ना। अब लिविंग ग्रुप RDS के अंदर निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, इसका मतलब लिविंग ग्रुप एबिलिटी जितनी ज्यादा होगी इसके निकलने के चांस उतने ज्यादा होंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ज्यादा होगी। यहाँ पर भी RDS के अंदर लिविंग ग्रुप निकलना शुरू हो गया, इसका मतलब लिविंग ग्रुप एबिलिटी ज्यादा होगी तो आसानी से निकलेगा, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी, नहीं होगी। इसका मतलब है लिविंग ग्रुप एबिलिटी SN1 एंड SN2 दोनों ही रिएक्शन के रेट को बढ़ा देती है। समझ में आ रहा है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो लिविंग ग्रुप एबिलिटी तो यहाँ पर कर सकते हैं, देखो SN1 रिएक्शन प्रोपोर्शनल लिविंग ग्रुप एबिलिटी, SN2 रिएक्शन प्रोपोर्शनल लिविंग ग्रुप एबिलिटी। देखो जनरली अपन को पता है कि SN1 एंड SN2 रिएक्शन के रेट का जो ऑर्डर होता है ना ऑपोजिट होता है, जनरल ऐसा होता है, लेकिन लिविंग ग्रुप एबिलिटी के रेस्पेक्ट में देखते हैं तो ऑर्डर क्या होता है, सेम होता है। और ये तो अपन ने क्वेश्चन भी कर रखा है, एसिड बेस कॉन्सेप्ट में कर रखे ना इसके क्वेश्चन, याद है ना सबको, ठीक है ना। तो अभी ज्यादा नहीं करना, बाकी अपन पढ़ेंगे आगे तो वहां पर देखेंगे, और है ना। तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी बढ़ने के साथ साथ दोनों रिएक्शन की रेट बढ़ती है ना। एक ये बता देता हूँ, जैसे CH3 CH2 Br और एक CH3 CH2 Cl, ये केस है जैसे, ठीक है ना। अब सपोज करो हमें SN1 रिएक्शन के प्रति रेट का ऑर्डर देखना है, ये फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या देखना है आपको, लिविंग ग्रुप एबिलिटी Br की ज्यादा है Cl की, Br की जी भाई, यहाँ पर Br माइनस यहाँ पर Cl माइनस, तो Br माइनस और Cl माइनस में से लिविंग ग्रुप एबिलिटी किसकी ज्यादा है, जिसका एसिड मोर एसिडिक है। इसका एसिड HBr, इसका एसिड HCl, जिसका एसिड मोर एसिडिक होगा उसकी लिविंग ग्रुप एबिलिटी ज्यादा होगी। तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी इसकी ज्यादा है तो रेट इसकी इससे ज्यादा होगी, नहीं होगी, तो फर्स्ट की रिएक्टिविटी सेकंड से ज्यादा होगी। SN2 रिएक्शन यहाँ पर भी सेम ऑर्डर होगा, फर्स्ट की सेकंड से ज्यादा होगी, क्योंकि दोनों ही रिएक्शन की रेट लिविंग ग्रुप एबिलिटी की क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है।
देखो पॉइंट नंबर 4, 3 हो गया लिविंग ग्रुप एबिलिटी। पॉइंट नंबर 4 है देखो सॉल्वेंट पोलैरिटी। सॉल्वेंट पोलैरिटी देखो ध्यान देना, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट SN1 रिएक्शन को प्रमोट करता है, पढ़ रखा है पहले, जबकि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट SN2 रिएक्शन को प्रमोट करता है। तो ध्यान देना, देख पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट promote the SN1 reaction, but polar aprotic solvent, but polar aprotic solvent and non-polar solvent promote the SN2 reaction। ठीक है ना, ये अपन ने पहले बात कर रखी है एसिड बेस कॉन्सेप्ट में, और बाकी फिर आगे डिटेल में पढ़ेंगे अपन। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई डाउट अब किसी को नहीं होगा। तो SN1 एंड SN2 दोनों रिएक्शन की स्टीरियो समझ में आ गई होगी। यहाँ पर क्या करना होता है, कोई डाउट है क्या? नहीं है ना। एक बात हमेशा ध्यान रखना, रेसिमाइजेशन, इन्वर्जन, रिटेंशन, इन सबका मतलब तभी होता है जब रिएक्शन किरेल सेंटर पे हो। यदि रिएक्शन किरेल सेंटर पे नहीं हो रही तो इन सबका कोई मतलब नहीं होता, इनका मीनिंग खत्म हो जाता है। ये कर ले बेटा, कर रखा है ना सबने। देखो जैसे एक एग्जांपल के थ्रू अपन देखते हैं। देखो जैसे ये केस है ना, कल अपन ने पिछली क्लास में भी कर लिया था। देखो दोबारा बता देता हूँ, जैसे R1 R2 R3, ठीक है ना। यहाँ पर कर दिया जैसे O माइनस K प्लस, ठीक है। इसकी रिएक्शन कराए जैसे CH3Cl, समझ में आ रहा है ना। देखो रिएक्शन ये हुई, यहाँ से ये और ये, क्लियर यहाँ तक समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। और देखो यहाँ से बाहर निकल जाएगा माइनस KCl, और यहाँ पर हो गया R2 R1 R3 और यहाँ पर OCH3। देखो ये किरेल सेंटर है भाई। यदि R1 नॉट इक्वल R2 नॉट इक्वल R3 अलग अलग है तो ये किरेल सेंटर है, ये किरेल सेंटर नहीं है। तो देखो रिएक्शन हो रही है यहाँ पर, ये किरेल सेंटर है क्या? नो किरेल सेंटर, ये किरेल सेंटर नहीं है। जिस जगह पर रिएक्शन हो रही है वो तो किरेल सेंटर नहीं है, और जहां पर रिएक्शन नहीं हो रही वो किरेल सेंटर है। तो ये किरेल सेंटर है, लेकिन यहाँ तो रिएक्शन ही नहीं हुई, तो यहाँ की स्टीरियोकेमिस्ट्री तो जो होगी वही रहेगी, वो अफेक्ट थोड़ी होगी, क्योंकि यहाँ तो रिएक्शन ही नहीं हुई। और जहां पर रिएक्शन हो रही है वो किरेल सेंटर नहीं है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर रिटेंशन, इन्वर्जन, रेसिमाइजेशन कोई मीनिंग नहीं है। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे नो रिटेंशन, समझ में आ रहा है ना। देखो नो रेसिमाइजेशन, नो इन्वर्जन, इन सब का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ रहा है सबको, क्लियर है, ठीक है ना। करो देखो नोट है आप तक। अच्छा इसमें कौन कौन सी रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में? एक तो SNI पिछले क्लास में देख लेते, SN1 हो गई, SN2 हो गई, ठीक है। एक NGP भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही होती है ना। इसका नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन है ना। ये जो बेसिकली केस होते हैं कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट का है ना। अपन कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट का पे डिटेल में पढ़ेंगे, और क्वेश्चंस भी 100% अपने नेट में आते हैं उससे, ठीक है ना। तो वहां पर NGP की बात करेंगे डिटेल में, अभी अपन को नहीं करनी है, ठीक है ना। NGP का मतलब नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, ठीक है ना। करो इसको नोट कर लो, देखो